Hello everyone. Now our today's video section is based on the construction of PDA. तो हमने प्रीवियस हमारा जो वीडियो सेक्शन था, वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग दी PDAs. ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है PDAs को जो है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो ये हमारा पहला पार्ट है PDA कंस्ट्रक्शन का. आगे कुछ और वीडियोस हम जो है लेसन्स हम देखेंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ PDA की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट है PDA कंस्ट्रक्शन का. जैसा कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे कि DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA प्योर लॉजिक बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो PDA कंस्ट्रक्शन है वो भी प्योर लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे. नाउ ये हमारा पहला पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ PDA का. एंड PDA वी नो दैट PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा. सो we'll talk about the construction of PDA. ओके, यहाँ हम जो है एक प्रॉब्लम पहले जो है देख लेते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए जो है हमें PDA को कंस्ट्रक्ट करना है. तो आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सामने जिसके लिए आपको PDAs कंस्ट्रक्ट करना होता है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमने DFAs में देखा था कि आपको कोई प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमल or we can say construct the PDA, not the minimal PDA, construct the PDA for the following language, जो कि एक CFL लैंग्वेज हो सकती है या रेगुलर लैंग्वेज भी हो सकती है. ओके, सो द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ PDA. सो कंस्ट्रक्ट द PDA for the construct the PDA for the following language. For the following language, and the language to be defined here as L equals to a raised to the power n, b raised to the power n, where n is greater than or equals to 1. तो ये हमें एक लैंग्वेज दी है और इस लैंग्वेज में जो है हमें जो लैंग्वेज के जो पैटर्न है स्ट्रिंग्स का वो कुछ इस तरह से है कि a raised to the power n, b raised to the power n, that means it defines the equal number of a's followed by equal number of b's, यानी कि जितनी बार a आएगा उतनी ही बार जो है लैंग्वेज में b आना चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर. ओके, और n की जो वैल्यू है वो एक या एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है. नाउ अब अगर हम इस लैंग्वेज को एक्सपैंड करें तो द लैंग्वेज टू बी डिफाइंड हियर एज अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो a raised to the power 1, b raised to the power 1, so it will be a followed by b. If you are taking n as 2, so it will be double a followed by double b. Then if you are taking n as 3, so a raised to the power 3 means 3 times a followed by 3 times b. ओके, और मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रिंग्स जो हैं काफ़ी हैं हमें ये समझने के लिए कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें किस तरह के स्ट्रिंग्स का पैटर्न आ रहा है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी स्ट्रिंग्स में जितनी बार a आ रहा है उतनी ही बार b आ रहा है. और दूसरा जो कंस्टेंट है वो ये है जो कि क्लियरली लैंग्वेज में मेंशन नहीं है, बट स्टिल इट सेज दैट कि जितनी बार a है उतनी बार b तो आ रहा है, साथ ही साथ a एक बार आने के बाद दोबारा b आएगा और फिर एक बार अगर b शुरू हो गया तो फिर उसके बाद फिर a पॉसिबल नहीं है, या यूं कहें कि a से पहले b नहीं आ सकता और b के बाद फिर a नहीं आ सकता. ठीक है, ये भी एक कंस्ट्रेंट है इस लैंग्वेज का कि पहले a अल्फ़ाबेट्स आएंगे और जितनी बार a अल्फ़ाबेट्स आएंगे उतनी ही बार उसके बाद आना चाहिए नंबर ऑफ बीस, इक्वल नंबर ऑफ बीस. ओके,
So that language defines equal number of A's followed by equal number of B's. Now, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और जो है बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम कैसे, अगर हमारे सामने सिर्फ लैंग्वेज लिखी हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लैंग्वेज के लिए आपको जो है फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए एनएफए बनाना है या पीडीए बनाना है। ओके, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आपको जो भी फॉर्मल लैंग्वेज दी है, ओके ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्मल लैंग्वेज दी है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप, तो वहाँ ये चीज़ जो है बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वहाँ आपको जो है लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया जाता है कि ये लैंग्वेज सीएफएल है, रेगुलर है या रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। ओके, तो वहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लैंग्वेज किस कैटेगरी की लैंग्वेज है। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखें कि लैंग्वेज में फाइनाइटनेस है या नहीं। ओके, यानी कि जो लैंग्वेज आपको दी है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब अगर आपको दिख रहा है कि आपको जो लैंग्वेज गिवन है वो फाइनाइट है, सो दैट लैंग्वेज ऑलवेज बी अ रेगुलर लैंग्वेज। ओके, ये लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। बट अगर लैंग्वेज आपको इनफाइनाइट दी है, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा रेगुलर होती है और इस लैंग्वेज के लिए आप हमेशा डीएफए बना सकते हो। बट जैसे ही हम बात करते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज की, तो जो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट लैंग्वेज में हमें ये चेक करना होता है कि उस लैंग्वेज में जो है किसी तरह का मेमोरी एलिमेंट है या नहीं। ओके, तो अगर नो मेमोरी एलिमेंट, no memory element, so in that case we can say this language is regular in nature। वो लैंग्वेज क्या है, वो रेगुलर इन नेचर है, वो रेगुलर लैंग्वेज है। बट अगर लैंग्वेज में कोई मेमोरी एलिमेंट है, अब मेमोरी एलिमेंट क्या होता है अभी हम इस पर आते हैं। मेमोरी एलिमेंट है तो उस केस में हम उस लैंग्वेज को जो है एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उसे हम एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज मानते हैं। ठीक, अब वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज सीएफएल भी हो सकती है, वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो है आपकी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी हो सकती है, या सिर्फ रिकर्सिव भी हो सकती है, या वो सीएसएल भी हो सकती है। तो इसीलिए हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज को स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो वो सीएफएल ही होगी या वो सीएसएल ही होगी। ठीक है, क्योंकि नॉन रेगुलर का मतलब फिर ब्रॉड कैटेगरी की बात आ जाती है, ब्रॉड हम वे में बात कर रहे हैं लैंग्वेज को। ठीक, बट अगर कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है तो हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक, सो ये एक सिंपल सा मेथड है कि जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी लैंग्वेज को कि वो किस तरह की लैंग्वेज है। तो और अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो ऑब्वियस ही बात है आप उसके लिए डीएफए एनएफए एप्सिलॉन एनएफए बनाएंगे। अगर वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो फर्दर फिर हम जैसे जैसे आगे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। जनरली अगर कोई मेमोरी एलिमेंट है तो वो लैंग्वेज सीएफएल होती है जनरली। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें तो वो सीएफएल होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। और उस केस में फिर हम डीएफए नहीं बनाते हैं उस लैंग्वेज के लिए, फिर हम जो है पीडीए बनाते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो हम जो है आज उसी पर बात करेंगे, पीडीए पर। नाउ सो स्टार्ट। हमारी जो लैंग्वेज है हम उस पर आते हैं वापस। हमने देख लिया कि लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो ये है। ठीक है, जो हमें लैंग्वेज गिवन है वो ये है और हमें इसके लिए पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। अब पीडीए कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीडीए का जो है डायग्राम बनाएंगे। पीडीए के लिए भी आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं और पीडीए के लिए ट्रांजिशंस भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल नहीं होता है पीडीए में। पीडीए के अंदर जो है अगर हम नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडीए की बात करें, representation of PDA, so
जैसा कि हमने देखा था कि डीएफए के केस में हम डायग्राम बनाते थे और डायग्राम के इक्विवेलेंट हम टेबल भी बना सकते थे, बट पीडीए के केस में हम टेबल नहीं बनाते हैं। पीडीए में या तो हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, या फिर हम ट्रांजिशन सीक्वेंस लिखते हैं। ओके, कई बार मैंने आपको कई सारे बुक्स के रेफरेंस दिए हैं। हो सकता है किसी बुक में आपको ट्रांजिशन डायग्राम बना हुआ मिले, हो सकता है किसी बुक को आप रेफर कर रहे हो या कोई और स्टडी मटेरियल आप देख रहे हो उसमें ट्रांजिशन डायग्राम ना मिले, तो आपको ट्रांजिशन, उस केस में ट्रांजिशन सीक्वेंस मिलेगा। तो आप चाहें तो किसी भी पीडीए के लिए आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं या उसके लिए ट्रांजिशन सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, so they are equivalent to each other. So we can say they are equivalent with each other, यानी कि अगर आपके पास डायग्राम है तो आप ट्रांजिशन सीक्वेंस लिख सकते हैं, ट्रांजिशन सीक्वेंस है तो आप उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं ट्रांजिशन सीक्वेंसेस को देखकर। So now let me come to the question। और उससे पहले अभी मैंने आपसे कहा था कि मेमोरी एलिमेंट, अब हम प्रॉब्लम में आते हैं कि मेमोरी एलिमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी लैंग्वेज में मेमोरी एलिमेंट है या नहीं है, या किसी तरह के मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मेमोरी एलिमेंट का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस लैंग्वेज के लिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम पीडीए नहीं बना रहे हैं, हम अगर इस लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम डीएफए बना पाएँ? ओके, तो अगर हम बात करें इस लैंग्वेज की, तो इस लैंग्वेज में अगर हम डीएफए कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे तो डीएफए जो है वो एक ऐसा फाइनाइट या यूं कहें कि ऐसा ऑटोमेटा होता है जिसमें हम किसी भी स्टेट पर या यूं कहें कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंचकर हम ये नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें ए इतनी बार आया था या बी इतनी बार आया था, और फिर हम दूसरे एलिमेंट को उससे कंपेयर कर पाएं। अगर हम ये याद रख लेंगे कि ए इतनी बार आया था तो हम फिर उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैपेबिलिटी डीएफएज में या फाइनाइट ऑटोमेटाज में नहीं होती है। ठीक है, कि हम एक एलिमेंट को या एक सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स को हम ये याद रख लें और उसको याद करने के बाद हम दूसरे अल्फाबेट के सीक्वेंस के साथ उसको कंपेयर कर पाएं। क्योंकि अगर हम इस लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो इस लैंग्वेज में हमसे साफ साफ कहा जा रहा है कि जितनी बार ए आएगा उतनी ही बार बी आना चाहिए, और वो ए के बाद ही आना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ एक बार अगर ए के बाद बी शुरू हो गए तो फिर ए नहीं आ सकते। क्लियर है? तो ये इतने तरह के कंस्ट्रेंट जो है हमारी लैंग्वेज में लगे हैं। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि जितनी बार ए आया है उतनी ही बार बी आए मेरी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए पहले मुझे ये काउंट करना होगा कि नंबर ऑफ एज कितने हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि नंबर ऑफ एज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ बीस, तो इक्विवेलेंसी का मतलब ये होता है कि पहले वाले की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, उसको आप याद करके रखें और फिर वन बाय वन आप उसको कंपेयर करें दूसरी वाले की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है ये डीएफएस के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, क्योंकि वहां किसी तरह का आपके पास डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेमोरी कंपोनेंट नहीं है जिसमें आप एक एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करते जाएं और फिर जब दूसरे एलिमेंट की या अल्फाबेट्स का सीक्वेंस आए तो हम उन रखे हुए एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर कर पाए। ठीक है, जबकि पीडीए के अंदर हमारे पास ये जो है फैसिलिटी है कि हम जो है स्टैक के अंदर अगर रिक्वायर्ड हो तो हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और जब ज़रूरत हो तो हम इन एलिमेंट्स को पॉप करके कंपेयर कर सकते हैं जो है हमारे अल्फाबेट्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, सो ये जो लैंग्वेज है इसमें अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसमें आपको अल्फाबेट्स के बीच में कंपैरिजन करना पड़ रहा हो तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें मेमोरी एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, मेमोरी कंपोनेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और जहां मेमोरी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहां हम उस लैंग्वेज के लिए डीएफए कभी भी नहीं बना सकते। तो ये वो लैंग्वेज है, ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है ये, जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज में आता है या एक सीएफएल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, जो कि एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज के लिए हम पीडीए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक इनपुट बफर लेता हूँ।
वी टेक एन इनपुट बफर और कोई भी एक वैलिड स्ट्रिंग को हम जो है अपने इनपुट बफर में रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इनपुट बफर है और यहाँ हम अपने इनपुट बफर के अंदर अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं वन बाय वन। तो हम जो है कोई भी एक वैलिड स्ट्रिंग ले लेते हैं, थोड़ी सी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल ट्रांजिशंस को जो है यहाँ पर कंसिडर कर पाएँ। तो मैं यहाँ एलिमेंट्स ले लेता हूँ ट्रिपल ए फॉलोड बाय ट्रिपल बी, ओके एंड सो ऑन। ये जो है ये हमारा इनपुट बफर है और इस इनपुट बफर के अंदर मैंने अपने एलिमेंट्स को, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को जो है वैलिडेशन चेक करते हैं, स्ट्रिंग को वेरीफाई करते हैं थ्रू अ पीडीए, तो पीडीए क्या करता है, उसको अपनी इनपुट बफर में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ पीडीए के अंदर एक स्टैक भी होती है और एक स्टेट कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था। तो ये हमारा स्टेट कंट्रोल हो गया और इस स्टेट कंट्रोल में के अंदर एक हेड होता है जिसको हम रीड ओनली हेड बोलते हैं, क्योंकि रीड राइट हेड सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या ऑटोमेटा के अंदर होता है, वो कहलाती है ट्यूरिंग मशीन। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑटोमेटा नहीं है जिसके अंदर रीड और राइट दोनों को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, तो अगर आप टू वे डीएफए की भी बात करेंगे तो टू वे डीएफए में भी हमने जो हेड लिया था दैट इज रीड ओनली हेड, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो हेड है ये रीड ओनली हेड है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रीड ओनली हेड। ये हमारा स्टेट कंट्रोल है और साथ ही साथ हमारे पास एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट द memory component or the memory element which is nothing or else the stack। ठीक है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक स्टैक होती है। ये हमारा मेमोरी एलिमेंट है। नाउ अब जैसे ही स्टैक को हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने मेमोरी के अंदर ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ, तो इनिशियली जो पीडीए का जो बेसिक कंस्ट्रक्ट है वो क्या करता है, स्टैक के अंदर एक इनिशियल अल्फ़ाबेट को स्टोर कर देता है ताकि हमें इस अल्फ़ाबेट से ये एक तरह का मार्कर होता है। ओके, ये एक तरह का मार्कर होता है जो ये बताता है कि स्टैक में जब आप एलिमेंट्स ख़त्म होंगे तो अब आपके इनपुट अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए हैं। ये कैसे पता चलेगा, तो वो जो है वो ये इनिशियल अल्फ़ाबेट जो है वो हमें बताएगा जब ये आखिरी एलिमेंट बचेगा स्टैक के अंदर। ओके, तो इनिशियल स्टैक सिंबल इसीलिए इस जेड नोट को बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा जो है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, जिस पीडीए को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ अब हम अपने पीडीए को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं इतनी आराम से, इतने धीरे धीरे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इसमें इतना टाइम ले रहा हूँ पीडीए को बनाने के लिए, ताकि अगर आपको एक बार पीडीए का लॉजिक पकड़ में आ गया या एक बार आपको पीडीए कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उस लॉजिक को हमने क्लियर कर लिया, हमें समझ में आ गया, तो आपको आगे जितने भी पीडीएस हम बनाएंगे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इस पूरे सेक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने ट्रांजिशंस को जो है ड्रॉ कर रहे हैं या इसको अप्लाई यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो बी केयरफुल। नाउ अब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग पीडीए ड्रॉ करना शुरू करते हैं जो हम ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको आपका लॉजिक क्या होगा एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो पीडीए के अंदर जो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लॉजिक बदलता है। आप किसी भी लैंग्वेज के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो, हर लैंग्वेज के लिए सेम लॉजिक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे वो लॉजिक क्या होगा कि जब भी मेरे पास नंबर ऑफ, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है कि जितने एज हैं उतने ही बी होना चाहिए मेरे लैंग्वेज के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर है, तो इसका एक तरीका मेरे पास ये है कि क्योंकि मेरे पास स्टैक जैसा एक मेमोरी एलिमेंट है, कंपोनेंट है, तो मैं जितनी बार ए आएगा
जैसे जैसे मैं 1 बाय 1 इन अल्फ़ाबेट्स को रीड करता जाऊंगा, मैं एक एक करके इनकी एक कॉपी जो है वो स्टैक में भी स्टोर करता जाऊंगा। वो इसलिए ताकि जैसे ही बी आएगा, जैसे ही हेड बी को रीड करना शुरू करेगा, मैं अपनी स्टेट चेंज करूंगा। अब मैं स्टोर नहीं करूंगा। स्टेट चेंज क्यों करूंगा? क्योंकि अब अभी तक मेरी स्टेट ये थी कि मैं अल्फ़ाबेट्स को स्टोर कर रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी स्टेट को चेंज करूंगा और अब मैं एलिमेंट्स को पॉप करना शुरू कर दूंगा। ये मेरा लॉजिक है। ध्यान दीजिएगा, ए जब तक मिलेगा, जब तक रीड हेड ए को रीड कर रहा होगा इनपुट बफर में, तब तक मैं ए एलिमेंट की या ए अल्फ़ाबेट की एक एक कॉपी स्टैक के अंदर जनरेट करता जाऊंगा। और जैसे ही रीड ओनली हेड अल्फ़ाबेट बी को रीड करना शुरू करेगा, तो मैं एक एक करके एलिमेंट्स को पॉप करना शुरू कर दूंगा और अपनी स्टेट चेंज कर लूंगा। ओके, क्योंकि अब मैं एलिमेंट्स को पुश नहीं कर रहा हूं, यानी कि स्टोर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बाहर निकाल रहा हूं। और जैसे जैसे मैं अल्फ़ाबेट्स को रीड करता जाऊंगा, बी अल्फ़ाबेट्स को रीड करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं अल्फ़ाबेट्स ए को स्टैक में से पॉप करता जाऊंगा। अब हमारा लॉजिक, ये हम इस लॉजिक को क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब अगर हमारी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ये कहते हैं कि जितनी बार ए है उतनी बार बी होना चाहिए। अब अगर ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही इस स्ट्रिंग को जनरेट किया गया है, सॉरी, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही इस स्ट्रिंग को जनरेट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज बराबर होंगे। क्लियर? तो जितनी बार बी आएगा उतनी बार मैं ए एलिमेंट को स्टैक में से 1 बाय 1 बाहर करता जाऊंगा। अब अगर नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बी एलिमेंट खत्म होंगे तो स्टैक के अंदर भी मुझे ए एलिमेंट नहीं मिलेगा। समझ में आया लॉजिक? कि जितनी बार ए आया है उतनी बार ए को रखते जाओ, ताकि जब बी आए तो हम उनको पॉप करते जाएं, और जितनी बार बी आएगा उतनी बार हम एलिमेंट ए को पॉप करते जाएंगे। और जैसे ही बी खत्म होंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक में भी हमें अब ए नहीं मिलेगा, अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है। क्लियर है? तो हमें बस इसी लॉजिक पर अब काम करना है और इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें अपना पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है और ट्रांजिशन सीक्वेंसेस को या ट्रांजिशंस को लिखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने पीडीए के कंस्ट्रक्शन पर, जिसमें सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट पर हैं, जो कि हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। और इनिशियल स्टेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, इनिशियल स्टेट पर आपका स्टेट कंट्रोल यानी कि रीड ओनली हेड किस एलिमेंट को रीड कर रहा है? वो किस एलिमेंट को रीड कर रहा है? एलिमेंट ए को रीड कर रहा है, यानी कि आपकी स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट जो कि ए है। ठीक, आप ट्रांजिशन क्या, आपका लॉजिक क्या है? आप क्या ट्रांजिशन बना रहे हो कि आप इस ए को, इसकी एक कॉपी को, जैसे ही आपका रीड ओनली हेड ए को रीड करेगा तो इसकी एक कॉपी आप स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे। और स्टैक में जब हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब हम स्टैक में से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, ये जनरलाइज टर्म्स हैं जो कि स्टैक के लिए यूज होती हैं। तो जैसे ही मुझे रीड ओनली हेड के थ्रू ए एलिमेंट मिलेगा या ए अल्फ़ाबेट मिलेगा, तो मेरा लॉजिक जो है वही क्या इंप्लीमेंट करेगा कि ए को ही यहाँ पर इसकी एक कॉपी को यह स्टोर कर दीजिए, यानी कि पुश कर दीजिए। अब इस चीज़ को हम ट्रांजिशंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो आपने लॉजिक बोला है अभी, उस लॉजिक को आप ट्रांजिशंस में ड्रॉ कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, और स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं हम। मैंने क्या कहा आपसे? स्टेट हम तब चेंज करेंगे जब हम एलिमेंट्स को पॉप करना शुरू करेंगे, यानी कि बी आएगा, यानी कि जब तक ए आ रहा है तब तक हमारी स्टेट वही रहेगी जिस स्टेट पर अभी हम अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, हम अपनी अवस्था या स्टेट को कब चेंज करेंगे? जब हम ऑपरेशन बदल रहे हैं। जब तक हमारा ऑपरेशन सिमिलर है तब तक हमारी स्टेट भी सिमिलर ही रहेगी। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक तो फाइनाइट ऑटोमेटा की ही तरह रहेगा कि जब तक, अब ध्यान दीजिएगा इसको लिखना कैसे है, ट्रांजिशंस को यहाँ पीडीएस में कैसे लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे जब तक मुझे ए एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा पहले लिखा जाता है कि आपके इनपुट बफर में क्या एलिमेंट है। आपके इनपुट बफर में है एलिमेंट ए। क्लियर है? आपने रीड हेड के थ्रू ए एलिमेंट को रीड किया,
अब डिसीजन और किस बेसिस पर होता है कि इनिशियली क्योंकि हमने पहला ए रीड किया है तो हमें यह भी देखना है कि स्टैक में क्या सिंबल रखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि स्टैक में इनिशियली, क्योंकि ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, पहला सिंबल ए रीड किया और स्टैक में इससे पहले सिर्फ और सिर्फ Z0 रखा हुआ है। ये इनिशियल सिंबल ऑलरेडी स्टैक में रखा है। तो A इज द इनपुट अल्फाबेट जो कि हमने बफर में रीड किया और Z0 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन स्टैक। ठीक है। नाउ अब हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम स्लैश करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक नोटेशन है ट्रांजिशंस पर, इसी तरह से इसको डिनोट किया जाता है। सो हमारा जो लॉजिक था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था वो ये था कि जब जब हम ए को रीड करेंगे ए को हम पुश करेंगे यानी कि स्टैक में स्टोर करेंगे। तो आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये हो गया इनपुट एलिमेंट, ये हो गया स्टैक अल्फाबेट, ओके। और ऑपरेशन को हम यहाँ स्लैश करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुश ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो पुश ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि अभी आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट क्या था स्टैक में, वो था प्रीवियस एलिमेंट विच इज Z0, और आपने नया एलिमेंट स्टैक के अंदर क्या रख दिया, तो वो आप लिखेंगे इसके जस्ट आगे। जब आप ऐसे कुछ देखें तो आप समझ जाएं कि ये एलिमेंट ऑलरेडी पहले से टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू स्टैक लोकेशन पर रखा हुआ था, टॉप ऑफ द स्टैक पोजीशन पर रखा हुआ था। ठीक है, और इस एलिमेंट को यानी कि जो इसके जस्ट पहले लिखा हुआ है इस एलिमेंट को भी हमने अब स्टैक के अंदर रख दिया। तो अब आपका जो पॉइंटर है टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर वो इसको नहीं बल्कि अब किसको पॉइंट करेगा, वो अब इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी। क्लियर है? ठीक। तो हमारा जो मूवमेंट है वो यहां जो मैं लिख रहा हूं पॉइंटर्स वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर? नाउ सो ए इनपुट अल्फाबेट, मैं यहाँ पर इसको क्योंकि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये है आपका इनपुट अल्फाबेट। हालांकि ये डायग्राम बनाते वक्त आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला अल्फाबेट जो भी आप देखें वो आपका इनपुट अल्फाबेट है। कॉमा लगा के जो दूसरे नंबर पर जो हम सिंबल यहाँ लिख रहे हैं दैट इज टॉप ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक अल्फाबेट, इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक अल्फाबेट। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, ये जो आप चीज देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। ये कहलाता है ऑपरेशन, जो कि स्लैश के बाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो A इज द इनपुट अल्फाबेट, Z0 इज द इनिशियल स्टैक सिंबल जो कि स्टैक में रखा हुआ था, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था, और आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो हमने यहाँ पर लिख दिया जो कि हमारा पुश ऑपरेशन था। ठीक है, तो यहाँ जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है दैट इज पुश फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन। नाउ अब हमारा जो हेड है वो मूव करके कहाँ आ गया? अब हमारा हेड, क्योंकि हमने ए को रीड कर लिया है तो हमारा हेड अब आगे मूव कर गया है। ठीक, और हम आ गए हैं अगले अल्फाबेट को रीड करने के लिए। अब हमारा अगला अल्फाबेट क्या है? ए है। तो फिर से अब हमें क्या करना होगा? हमें फिर से ट्रांजिशन लिखना होगा, और ट्रांजिशन हम कैसे लिखेंगे? इफ ए कम्स, यानी कि अल्फाबेट ए है स्टैक इनपुट बफर के अंदर, रीड ओनली हेड ने अगर ए को रीड किया है तो आपको हमने लॉजिक क्या लगाया है कि हम ए की कॉपी को स्टोर कर देंगे किसके अंदर? स्टैक के अंदर। तो ए अल्फाबेट जो है हमें मिला। हम अब चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर क्या अल्फाबेट है। तो हमने देखा कि भाई स्टैक में अब टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू जो है वो Z0 नहीं है बल्कि क्या है? अब ए है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉमा के बाद नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू इज नॉट Z0 बट इट इज ए। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू है।
तो ये इनपुट हो गया, टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू हो गई। हमारा अगला ऑपरेशन क्या है? तो अगला ऑपरेशन जो है हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे। अगला ऑपरेशन क्या है? दैट इज नथिंग बट, क्योंकि पहले से स्टैक के अंदर ए रखा हुआ है और नया ए अगर आता है तो हम उसे भी स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। और पुश ऑपरेशन को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पुरानी वैल्यू और उसके साथ अब जो नई वैल्यू आप स्टैक में रख रहे हैं। अब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हमारा जो हेड है वो किसको मूव कर रहा है या किसको रीड कर रहा है? वो इस एलिमेंट को रीड कर रहा है, ठीक है। वो अब इस एलिमेंट को रीड कर रहा है। अगेन ए आया टॉप, ठीक है, इनपुट बफर में ए मिला और हमने यहाँ पर ए स्टोर कर दिया था, ठीक। अब फिर से ए मिला, टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू क्या है? पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? अब इस ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक। इस ऑपरेशन के बाद टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू क्या है? अब ए है। अगेन सेम कंडीशन आ गई, सेम सिचुएशन कि इनपुट में ए है और स्टैक में ए है। इनपुट में ए है, स्टैक में ए है, तो आपको क्या करना है? इस एलिमेंट ए को स्टैक में पुश कर देना है और आपका जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब आप फिर से इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने एक बार ये ट्रांजिशन लिख दिया है और ये ट्रांजिशन पहले ये हमने दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर Z0 नहीं है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ा। लेकिन अगर फिर से सेम ट्रांजिशन आ रहा है तो उस ट्रांजिशन को, क्योंकि हम ऑलरेडी एक लूप लगा चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी अब ए आता रहेगा, क्योंकि हो सकता है 5 बार ए होता और 5 बार बी होता, तो उस केस में क्या करते फिर? तो उस केस में हम 5 बार नहीं लिखते, हमने एक बार लूप लगा के ये लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अब कितनी बार भी ये सिचुएशन आती है, सेम सिचुएशन आती है, तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है आपके पीडीए का, वो इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता जाएगा और ए को स्टैक के अंदर स्टोर करता जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। नाउ अब हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब हमारा हेड जो है वो मूव करेगा अगले एलिमेंट की तरफ। अब अगला एलिमेंट क्या मिला हमें? अगला एलिमेंट मिला हमें बी। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या कहा था कि जैसे ही अल्फ़ाबेट चेंज होगा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे ही अल्फ़ाबेट चेंज होगा हम अपनी स्टेट बदल लेंगे। स्टेट इसीलिए बदलेंगे क्योंकि हम अपना ऑपरेशन बदलेंगे। ऑपरेशन यानी कि अभी तक हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब हम पुश नहीं बल्कि पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम जो है अपनी स्टेट को चेंज करेंगे और हम एक नई स्टेट पर आ जाएंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हम अपनी स्टेट को चेंज करेंगे और नई स्टेट पर आ जाएंगे, मे बी Q1, जो कि Q1 हो सकती है। क्लियर है? नाउ अब आपको करना ये है कि अगर मैं, हाँ ठीक है, बी अल्फ़ाबेट को रीड कर रहा हूँ, यानी कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है इनपुट बफर के अंदर वो बी है, ठीक है, और स्टैक के टॉप पर मुझे ए अल्फ़ाबेट मिलता है, तो मेरा ऑपरेशन क्या होगा? मेरा ऑपरेशन है कि इस एलिमेंट को हमें यहाँ से बाहर कर देना है, ठीक है, बाहर कर देना है, यानी कि अभी एलिमेंट यहाँ से चला जाएगा। तो अभी जो पॉइंटर आपका यहाँ पॉइंट कर रहा था वो अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा? इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि आपने ऑपरेशन क्या दिया है कि बी अगर आता है तो आप ए एलिमेंट को अब आप कंपेयर करोगे और अगर ए मिल जाता है तो आप उस एलिमेंट को पॉप कर दोगे, ठीक है। और पॉप ऑपरेशन को यहाँ पर सिंबॉलिकली डिनोट करने का जो तरीका है, ऑलवेज इट इज लाइक दिस, एप्सिलॉन। वो इसीलिए क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब ये है कि अब जिस जगह पर अल्फ़ाबेट रखा हुआ था वो जगह हमने खाली कर दी है, नल कर दिया उसको, इसीलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन लिखते हैं। तो जब भी आप ऐसा स्लैश के बाद एप्सिलॉन देखें तो समझ जाएं कि ये पुश नहीं बल्कि एक पॉप ऑपरेशन है जो कि हमने स्टैक के एलिमेंट पर परफॉर्म किया है। तो बी आया, ए को हमने स्टैक के टॉप पर देखा, अगर हमें मिल गया तो हमने उसको वहां से बाहर कर दिया। अब हमारा जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा ए के लिए था, ये हम बी के लिए कर रहे हैं। अब हमने स्टेट चेंज कर ली है, ठीक है। नाउ अब हम आ गए Q1 स्टेट पर। चलिए अब Q1 स्टेट पर अगेन अब हम अगला सिंबल मैच करेंगे। अगला सिंबल हमें बफर में क्या मिला? बी मिल गया। जैसे ही हमें बी मिला
तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे कि स्टैक के टॉप पर अगर ए है तो इसके बराबर वाला बी हमें मिल गया है। ठीक है, इस बी, या यूं कहें कि इस बी के बराबर वाला ए हमें मिल गया है, और हम इस ए को भी क्या करेंगे, स्टैक में से बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब ये स्टैक में से चला जाएगा और स्टैक पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो हम यहां बनाएंगे सेल्फ लूप और हम लिखेंगे कि अगर बी एलिमेंट मिलता है और स्टैक के टॉप पर ए रखा है तो हम उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे। ठीक है, और हमने लूप क्यों बनाया है, उसका कारण यह है कि अब जितनी बार भी हमें बी मिलेगा उतनी बार हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एलिमेंट को बाहर करेंगे। ओके, स्टैक के टॉप पर अगर ए है तो उसको हम पॉप कर देंगे और ये लूप चलता रहेगा जब तक बी आता रहेगा और स्टैक के टॉप पर ए मिलता रहेगा। देन फिर सडनली जैसे ही हम आगे पॉइंट कर रहे होंगे, जैसे ही हमें स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दैट विल बी एप्सिलॉन। ओके, दैट विल बी एप्सिलॉन हियर। सो इन दैट केस जैसे ही मुझे इनपुट बफर में एप्सिलॉन मिलता है, ठीक है, एप्सिलॉन मिलता है, तो अगर मुझे एप्सिलॉन मिलता है तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। यानी कि अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई है तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज बराबर हैं, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, तो उस केस में जितनी बार आपने बी को रीड किया उतनी बार ए को बाहर किया होगा। और अगर नंबर ऑफ एज और बीज बराबर थे तो अब आपकी स्टैक में आपको क्या बचा होगा, टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू, दैट इज नथिंग बट z0। क्लियर, जो कि z0 होगा। और अब आप क्या करेंगे, तो आपने जो ऑपरेशन यहां पर डिफाइन किया है दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन z0। अब आपको, क्योंकि अगर आप बना रहे हैं बाय एम्प्टी स्टैक, तो आप क्या करेंगे, इस स्टैक को खाली कर देंगे। तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस z0 को भी स्टैक में से बाहर कर दिया। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए, बस ये आपका पीडीए यहां बन के तैयार हो गया है। बहुत सिंपल है, आपने एम्प्टी स्टैक से इस पीडीए को किससे बनाया है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ एम्प्टी स्टैक। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि पीडीए के अंदर स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो आप फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएं या फिर आप एम्प्टी स्टैक से बना लें, स्टैक को खाली कर दें। ठीक है, हमने इसको किससे बनाया है, किस लॉजिक से, एम्प्टी स्टैक से बनाया है। क्लियर है, ये बाय एम्प्टी स्टैक था, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि फाइनल स्टेट से कैसे बनता यही पीडीए। तो बाकी लॉजिक तो बिल्कुल सेम होता, कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर। बाकी लॉजिक में हम इनिशियल स्टेट से शुरू करते, जितनी बार हमें ए मिलता, स्टैक के टॉप पर z0 होता तो हम उसको पुश कर देते, फिर ए आता, स्टैक के टॉप पर ए होता तो हम उसे भी पुश करते। जैसे ही एलिमेंट बदलता, अल्फ़ाबेट बदलता, बी आता, हम स्टैक के टॉप पर देखते ए है, हम उसको पॉप कर देते। फिर इस स्टेट पर जितनी बार भी हमें बी मिलता उतनी ही बार हम ए को कंपेयर करते और हर बार हम ए को बाहर करते जाते। ठीक है, यहाँ तक का लॉजिक बिल्कुल सेम होता। बट अगर मैं फाइनल स्टेट से बना रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे लिए ये फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें एप्सिलॉन मिलेगा, यानी कि इनपुट बफर के अंदर स्ट्रिंग खत्म हो गई है। ठीक है, इनपुट बफर के अंदर स्ट्रिंग खत्म हो गई है और स्टैक के टॉप पर z0 जैसा सिंबल रखा हुआ है, इसका मतलब अब मुझे
स्टेट को चेंज कर लेना चाहिए अगर मैं फाइनल स्टेट से बना रहा हूं तो। और क्योंकि हम इसको फाइनल स्टेट नहीं बना सकते, इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। और हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यानी कि ना तो हम कोई एलिमेंट पुश कर रहे हैं और ना ही किसी एलिमेंट को हम पॉप कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट ऑलरेडी स्टैक में रखा था वो एलिमेंट अभी भी स्टैक में ही रखा रह जाएगा और हम इसे एक फाइनल स्टेट पर भेज देंगे। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज बाय एम्प्टी स्टैक। ये जो हमने बनाया है ये एम्प्टी स्टैक से बनाया है और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बाय फाइनल स्टेट। ओके, ये दोनों ही क्या है, ये पीडीएस हैं। तो याद रखिएगा ये एम्प्टी स्टैक से है और ये फाइनल स्टेट से है। क्लियर? तो ये जो है ये आपके ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं, किसके लिए, आपके पीडीए के लिए, उस लैंग्वेज के लिए जो आपको यहाँ गिवन है। ठीक, अब जब आप ये डायग्राम बना लेते हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको दोनों नहीं बनाने हैं। आपको एग्जाम में बोला भी नहीं जाएगा कि आप बाय एम्प्टी स्टैक बनाओ या फाइनल स्टेट से बनाओ, आपसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट द पीडीए। आइदर वी कैन गो फॉर एम्प्टी स्टैक, और अगर हमें लग रहा है कि फाइनल स्टेट का लॉजिक ज़्यादा आसान है तो वी कैन गो फॉर फाइनल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो आपको कोई एक ही डायग्राम बनाना है, कोई एक ही जो है लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, या तो आप एम्प्टी स्टैक से कर लें या फिर आप फाइनल स्टेट से कर लें, कोई भी एक। ठीक है, और जिससे भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, एम्प्टी स्टैक से कर रहे हैं तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांजिशन सीक्वेंस डिफाइन करने हैं, और अगर आप इससे कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे जो ट्रांजिशन सीक्वेंसेस होंगे वो ट्रांजिशन सीक्वेंस क्या होंगे और हम ट्रांजिशन सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने, जैसा कि हमने डीएफए में देखा था कि जब हम डायग्राम बना लेते हैं तो फिर हम ट्रिपल्स को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही जब हम पीडीए ड्रॉ कर लेते हैं तो पीडीएस को ड्रॉ करने के बाद हम उसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं। ओके, सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ आवर पीडीए नाउ